तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कोरोना आजकल कम हो गया है, लेकिन फिर भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। उधर यूक्रेन और रूस के बीच लगातार जंग जारी है। हालांकि आज जेलेंस्की, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा। नेटो की कहानी आपको सुना चुका हूँ। 30 देशों का एक समूह है जिसकी अगुवाई अमेरिका करता है, और ये 30 देश मिलकर इन्होंने अपनी एक सेना बना रखी है। और उनका ये भी कहना है कि इन 30 देशों की तरफ कोई भी आंख उठाकर देखेगा, उस पर हमला करेगा, तो इन 30 के 30 देशों का दुश्मन होगा। और यूक्रेन इसी नेटो का मेंबर बनना चाहता था। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को ये बात पसंद नहीं थी और शुरू से वो इसका विरोध कर रहे थे, और जंग की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी। तो अब जेलेंस्की का ये स्टेटमेंट कि नेटो में शामिल नहीं होगा यूक्रेन, इसके अलग अलग विद्वान जो है अलग अलग मतलब निकालेंगे कि क्या जेलेंस्की अब यही चीज़ करना था तो पहले कर देते, करीब 20 दिन पहले, तो शायद ये जंग ना होती। और क्या उनके इस कहने से अब पुतिन जो हमला है वो रोक देंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन 20 दिन हो गए हैं, अभी तक जंग टलने की कोई सूरत, कोई नौबत नज़र नहीं आ रही है। लोग परेशान हैं, हमले हो रहे हैं, घर बार छोड़कर लाखों लोग यूक्रेन से इधर उधर पहुंच चुके हैं, अपना घर बार छोड़कर। और जंग के ख़ात्मे की कोई उम्मीद अभी नज़र नहीं आ रही है, ना कोई समझौता, ना कोई बातचीत। तो आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है। जंग की जो शुरुआती रिपोर्ट है लेटेस्ट, वो यही है कि जंग जारी है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। हम इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हम सभी की एक पहचान है। पहचान हमारे नाम से, पहचान फैमिली से, रिश्तेदारों से, ख़ानदान से, धर्म से, राष्ट्रीयता से। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ होती है जिससे हम एक पहचान होती है। अब करीब 140 करोड़ हम हिंदुस्तानी हैं, तो 140 करोड़ की अलग अलग पहचान है। उसी तरह दुनिया में करीब 6 अरब या कितने उससे ज़्यादा जो आबादी है, उन सब की भी इंडिविजुअल अलग अलग पहचान है। लेकिन ज़रा सोचिए कि एक शख्स जो आपके साथ महीनों नहीं सालों रहे, अपना बनकर रहे, हस्बैंड वाइफ की तरह रहे, की तरह क्या दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और बाद में पता चले कि जिस शख्स के साथ हमने बरसों बिता दी, सुबह शाम रात, हमें उसकी असलियत ही नहीं मालूम, हमें उसकी पहचान ही नहीं मालूम। इसको ऐसे भी समझिए कि मान लीजिए कि घर में आपके परिवार के सदस्य हैं, किसी के घर में 3 लोग हैं, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 6, 3-4 लोगों का ही मेंबर मान लीजिए कि एक घर में परिवार रहता है। आप सब बचपन से साथ हैं, बचपन से बड़े हुए, दुख सुख शादी ब्याह सभी में शामिल हुए, और अचानक बरसों बाद आपको पता चले कि हम जो 4-5 लोग एक ही छत के नीचे इतने सालों तक हमने गुजार दी, आपस में भाई बहन, माँ बाप, नानी नाना, दादी दादा का रिश्ता, पर इनमें से एक की तो जो पहचान हम समझते थे वो तो है ही नहीं, वो तो कोई और है। तो फिर क्या बीतेगी। आज की कहानी ऐसे ही एक महिला की है जो दूसरों की आइडेंटिटी चुराती थी। कहानी अमेरिका के टेक्सास की है। कहानी 2010 की है, 2010, आज से 12 साल पहले। 24 दिसंबर 2010 की बात है, क्रिसमस ईव थी। अमेरिका के टेक्सास शहर में एक लेडी जिसकी उम्र थी 42 साल, नाम था लॉरी एरिका रफ। ये अपनी गाड़ी में अपने घर से निकलती है, अपने इन लॉज के घर के बाहर गाड़ी रोकती है, और फिर गाड़ी को वहीं पार्क करके उसी गाड़ी में बैठी रहती है। गाड़ी स्टार्ट है, इंजन बंद नहीं करती, और फिर अचानक उस गाड़ी से फायर की आवाज़ आती है। उस पार्किंग के आसपास और भी गाड़ियाँ थी, कुछ लोग गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, कुछ गाड़ी से उतर रहे थे। गोली की आवाज़ सुनकर वो भागते हैं इस गाड़ी की तरफ। देखते हैं ड्राइविंग सीट पर लॉरी एरिका रफ, 42 साल की एक महिला, सर में गोली, खून से लथपथ सीट पर पड़ी हुई है। फ़ौरन पुलिस को खबर की जाती है, पुलिस आती है, हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन मौत हो चुकी थी। इसके बाद जांच शुरू होती है। गाड़ी के अंदर से 2 सुसाइड नोट मिलता है। एक लॉरी के पति के नाम पे, जिनका नाम था ब्लेक रफ, और दूसरा उसकी एक 2 साल की बेटी थी, उसके नाम पर। पुलिस की तफ्तीश जब होती है तो फिर पता चलता है कि लॉरी ने ब्लैक रफ से 2004 में शादी की थी। करीब 6 साल इन दोनों की शादी के हो गए थे।
लेकिन दोनों को कोई औलाद नहीं हो रही थी। बड़ी इन्होंने इधर उधर दिखाया, डॉक्टरों को इलाज कराया, और आखिरकार 4 साल की मन्नत और डॉक्टरों को दिखाने के बाद 2008 में लॉरी एरिका प्रेग्नेंट हुई और एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म देने के बाद लॉरी बहुत खुश थी, लेकिन इस खुशी के साथ साथ उसके अंदर एक चेंजेस आया, एक परिवर्तन आया, एक तब्दीली आई। वो अपनी उस बच्ची को किसी को भी छूने या गोद में देना ही नहीं चाहती थी। यहाँ तक कि उसके अपने पिता यानी कि ब्लैक रफ को भी अगर वो उसके पास बैठता, उसे गोद में उठाने की कोशिश करता, तो वो अचानक उसका बिहेवियर बदल जाता लॉरी का। वो गुस्सा करती। यहाँ तक कि उसके सास ससुर भी जब उसकी बेटी को प्यार करते या गोद में लेते तो वो भड़क जाती। हर वक्त वो अपनी बेटी को अपने पास अपने साथ चिपका कर रखती। उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई भी शख्स तीसरा उसके अलावा, चाहे वो उसका पति हो या उसके सास हो या ससुर हो या दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई उसकी बेटी को हाथ भी लगाए। इस तब्दीली की वजह से बड़ी सारी प्रॉब्लम आई घर में। ब्लैक रफ ने बहुत समझाने की कोशिश की कि हर एक को बच्चा होता है, लेकिन इस तरीके का बिहेवियर नहीं करता, लेकिन लॉरी मानने को तैयार नहीं थी। करीब साल भर तक वो समझाता रहा। आखिरकार 2010 आ गया। 2 साल की अब उसकी बेटी हो गई, लेकिन लॉरी के बिहेवियर में कोई तब्दीली नहीं आई। 2010 में हार कर ब्लैक रफ ने लॉरी से डिवोर्स लेने का फैसला किया और उसने कोर्ट में डिवोर्स पेपर फाइल कर दिया। जब उसने डिवोर्स पेपर फाइल किया और लॉरी को यह बात पता चली तो वो बड़े सदमे में आ गई। उसने फिर समझाने की कोशिश की कि ऐसा मत करो। ब्लैक रफ ने बताया कि तुम्हारा बिहेवियर गलत है। फिर भी वो अपनी बेटी को लेकर बदलने को वो तैयार नहीं हुई और अब यह तय था कि दोनों के बीच में डिवोर्स हो जाएगा। लेकिन इस डिवोर्स पेपर की वजह से लॉरी बहुत परेशान हो गई और आखिरकार 24 दिसंबर 2010 को, इस दौरान में ये डिवोर्स पेपर के फाइल होते ही ब्लैक रफ अपनी बीवी के घर को छोड़कर इसी टेक्सास के दूसरे छोर पर उसके अपने माँ बाप रहते थे, उनके घर में शिफ्ट हो गया। अब लॉरी और उसकी बेटी अकेली थी, पति दूसरे घर में था। 24 दिसंबर 2010 को लॉरी अपनी गाड़ी में निकलती है और अपने इन लॉज के घर के बाहर नीचे पार्किंग में गाड़ी पार्क करती है और ख़ुद को गोली मार लेती है। उसकी मौत हो गई थी। तो ये पूरी उसकी बैकग्राउंडर थी, कहानी पीछे की। अब मौत हो गई, पुलिस को सारी चीज़ें पता चली। जो 2 सुसाइड नोट मिले उसमें एक ब्लैक रफ के नाम पे था और उसमें उसकी सारी शिकवा शिकायत है कि मैं तुमसे डिवोर्स के बाद मैं जी नहीं पाऊंगी इसलिए मर रही हूँ। दूसरा, उसने अपनी 2 साल की बेटी के नाम सुसाइड नोट लिखा था कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मजबूर हूँ इसलिए छोड़कर जा रही हूँ तुम्हें। तो इन सारी चीज़ों के बाद पुलिस ने भी जब जांच की तो कोई फॉल प्ले और ऐसी चीज़ मिली नहीं। ब्लैक रफ ने भी सारी चीज़ बताई, तो फिर कानूनन किसी के खिलाफ कोई मामला बना नहीं। अब मौत के बाद ब्लैक रफ ने अपनी बीवी के सारे सामान जो है उसको कलेक्ट करना शुरू किया। बीवी की याद में जो भी उससे जुड़ी हुई चीज़ें थी, यादें थी, सामान थे, तो घर में उसी सामान की तलाशी के दौरान, साफ सफाई के दौरान, अपनी बीवी के सामान को खोजने के दौरान उसे अलमीरा में एक बॉक्स मिला। ये बॉक्स जिस पे लॉक लगा हुआ था, सील्ड था और ब्लैक को ये पता था कि ये बॉक्स लॉरी का है, क्योंकि शादी के बाद से लगातार वो इस बॉक्स को अपने साथ रखती थी। कई बार अलमारी में नज़र पड़ी, ब्लैक ने उस बॉक्स को खोलने की कोशिश की, लॉरी भड़क गई। उसने उसे कसम दी थी कि तुम इस बॉक्स को कभी हाथ नहीं लगाओगे, ना कभी खोलोगे। अब ये अजीब सा बिहेवियर था कि एक पत्नी अपने पति से छुपा रही है कि इस बॉक्स में क्या है, क्या राज है। बट ब्लैक भी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, उसने उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई और उस बॉक्स को नहीं खोला। अब मौत के बाद अचानक उस बॉक्स पे नजर पड़ी, सील्ड, लॉक। अब लॉरी भी दुनिया में थी नहीं। ब्लैक को लगा कि आखिर इस बॉक्स में ऐसा क्या राज है जो कभी उसने जीते जी इसको छूने नहीं दिया। ब्लैक ने उस बॉक्स को खोला। उस बॉक्स में ऐसा कोई भी कीमती सामान नहीं था, लेकिन जो चीजें थी उसने ब्लैक को चौंका दिया। उस बॉक्स के अंदर कई सारे लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट थे, डेथ सर्टिफिकेट थे, कुछ के आईडीज थे, और ये सारी फीमेल की, लड़कियों की, औरतों की। अब इतनी सारी बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और आईडी देखकर ब्लैक को कुछ समझ में नहीं आया कि ये है क्या।
उन्हीं आईडीज़ में से कुछ आईडीज़ उसने देखा, उसमें नाम अलग लेकिन फ़ोटो उसकी बीवी लॉरी का। अब उसे ये समझ में नहीं आया कि ये मामला है क्या। अब उसने रिकॉल करना शुरू किया कि ब्लैक की लॉरी से पहली मुलाकात 2004 में हुई थी, इसी टेक्सास में किसी क्लब में। वहाँ दोनों एक दूसरे के दोस्त बने, फिर दोनों में प्यार हुआ, दोनों ने शादी करी। लेकिन जब शादी की तो इन दोनों के अलावा सिर्फ एक गवाह था उस शादी का, और वो था वो प्रीस्ट जो चर्च में जिन्होंने शादी कराई थी, कोई चौथा नहीं था। जब दोनों की मुलाकात बातचीत हुई, ब्लैक के माँ बाप से जब मिली लॉरी तो पूछा उन्होंने कि आप कौन हैं, क्या है। तो उसने बताया कि मेरे माँ बाप की मौत हो चुकी है बचपन में ही, और मेरा कोई सिबलिंग नहीं है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मैं अकेली हूँ इस दुनिया में। तो उन्हें लगा बहुत सारे लोगों के होते हैं, तो उन्होंने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। अब ब्लैक को याद आना शुरू हुआ कि वाकई उसकी कभी कोई फैमिली से मुलाकात नहीं हुई, ना उसने किसी के बारे में बताया। उसने कहा पेरेंट्स की मौत हो चुकी है, भाई बहन कोई है नहीं। लेकिन ये सारे आईडी प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट, इनका क्या मतलब है? अब ये सारी चीज़ें जब मिली तो ये बहुत सारी चीज़ें इलीगल भी हैं, क्योंकि अलग अलग आईडी नाम पे बने हुए फ़ोटो है। ब्लैक रफ ने फ़ौरन पुलिस को खबर कर दी कि उसकी बीवी के बॉक्स से ये सामान मिला है। अब वहाँ की पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले लॉरी एरिका रफ पूरा नाम था। तो पता चला कि जब ब्लैक रफ से वो मिली थी तब उसका नाम लॉरी एरिका कैनेडी था। उसने यही बताया था। शादी के बाद सरनेम चेंज कर लिया। अब लॉरी एरिका कैनेडी की असलियत पुलिस ने छानबीन शुरू की, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के डेटाबेस में इस नाम से कोई मिला ही नहीं। फिर ढूंढा गया कि शायद मिले, तो पता चला कि हाँ, लॉरी एरिका कैनेडी के नाम पर एक लड़की तो है, लेकिन वो दूसरे शहर में है। पुलिस की टीम ने वहाँ से जब पता किया कि ये कौन है, तो पता चला कि वो तो 2 साल की बच्ची है, लॉरी एरिका कैनेडी। और उस बच्ची की 1988 में ही मौत हो चुकी, उसी के घर में आग लग गई थी, और उस घर में आग लगने की वजह से उसकी जान चली गई। अब पुलिस को बड़ा अजीब कि जो आईडी और जो नाम उसने लॉरी एरिका कैनेडी बताया अपना, वो एक बच्ची है, डेटाबेस से पता चला, और उसकी उम्र 2 साल, जबकि उस वक्त इसकी उम्र करीब 25-28 साल होगी, और उस बच्ची की मौत हो चुकी है हादसे में। पुलिस वहाँ पे जाकर उस बच्ची के माँ बाप से मिली, पूछताछ की, तो वो सारी हकीकत सामने आ गई। तो सवाल ये था, रहस्य ये था कि फिर लॉरी एरिका ने कैनेडी नाम क्यों इस्तेमाल किया। अब पुलिस उसके बारे में ये छानबीन करती रही, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। फिर पुलिस को कुछ और नाम मिले, और उस नाम के जरिए फिर पुलिस ने कोशिश की तफ्तीश करने की, लेकिन पता चला कि पूरे यूएस में लॉरी एरिका नाम का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, कोई डेटाबेस में कहीं है ही नहीं पूरे यूएस में। जिस तरीके के वो सारे डेट ऑफ बर्थ और उसके ड्राइविंग लाइसेंस थे, वो कहीं मैच नहीं किया। तो अब सवाल ये था कि करीब 2004 से 10 तक तो वो ब्लैक रफ की ज़िंदगी में रही। उससे पहले वो जहाँ पे रही, उसने बताया, वहाँ पे कुछ लोगों ने बताया कि हाँ कैनेडी के नाम पे रही। तो ये फिर थी कौन जिसका कोई रिकॉर्ड, मतलब 2004 से पहले का तो उसका कोई निशानी ही नहीं, कोई पहचान ही नहीं, कोई आइडेंटिटी ही नहीं। अब पुलिस तमाम पहलुओं से सोच रही कि ये मसला क्या है। उसमें सारे एंगल हैं कि कहीं कोई राज, कोई जासूस, कुछ और तो नहीं, विदेशी नागरिक तो नहीं। पुलिस करती रही तलाश, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, उसकी असलियत पता नहीं चली। इसी दौरान में इसी टेक्सास की पुलिस का एक अफसर जो थोड़ा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में भी माहिर, उसने जब अखबार में और पेपर में ये सारे मीडिया में खबरें आई कि एक लॉरी एरिका रफ नाम की, जिसकी आइडेंटिटी ही पता नहीं है कि कौन है, क्या है, तो वो उसकी हकीकत क्या है पता करना है, वो लगा रहा। फिर उसने क्या किया कि लॉरी एरिका की जो 2 साल की बेटी थी उसका डीएनए सैंपल लिया, और उस डीएनए सैंपल के ज़रिए उसने एक फैमिली ट्री बनाई कि आखिर ये किस ख़ानदान से जाकर मिलती है। क्योंकि आजकल पहचान किसी का भी पता करना बड़ा आसान है। मेरे पूर्वज कौन है, मेरे डीएनए से वो धीरे 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 फैमिली ट्री तक पहुंचा जा सकता है। तो करते करते ये लोग उसकी 2 साल की बेटी के डीएनए के सैंपल के ज़रिए तफ्तीश शुरू हुई,
ये पुलिस अफसर लगा रहा, 6 साल बीत गए। सितंबर 2016 आ गया। सितंबर 2016 में अचानक वो उस केस की जो जांच कर रही थी पुलिस, उसको ये बताता है कि लॉरी एरिका की पहेली सुलझ गई है। लॉरी एरिका असल में लॉरी एरिका नहीं, इसका नाम किम्बर्ली मैकलीन है और ये पेंसिल्वेनिया की रहने वाली है। पूछा गया कैसे? उसने कहा कि उसकी बेटी के डीएनए के जरिए जो फैमिली ट्री बनाई, तो वो फैमिली ट्री पेंसिल्वेनिया में एक फैमिली से सबसे क्लोजेस्ट मिली। उसके बाद वो वहाँ पहुँचा। उसने लॉरी एरिका के ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ फोटोग्राफ्स अपने साथ ले गया। उस घर में पहुँचा। वहाँ जाने के बाद उसने पूछा कि कोई लॉरी एरिका आप रफ को जानते हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम तो नहीं जानते। फिर उसने वो ड्राइविंग लाइसेंस और वो फ़ोटो दिखाई लॉरी की। जैसे ही फ़ोटो देखा, वो घर में लेडी थी, वो देखते ही बेतहाशा रोने लगी। उसने कहा ये मेरी बेटी किम्बर्ली है। उसने कहा नहीं, इसका नाम लॉरी है। उसने कहा नहीं, किम्बर्ली है। फिर उसने और फोटोग्राफ्स दिखाए उस वक्त के। फिर उसने बताया कि लेकिन ये लॉरी एरिका के नाम पे है, कहानी क्या है? तब उसकी माँ ने कहानी सुनाई। उसने कहा कि जब उसकी उम्र 18 साल थी, किम्बर्ली यानी लॉरी, तब उसके पिता के साथ डिवोर्स हो गया लॉरी की माँ का। डिवोर्स होने के बाद लॉरी की माँ यानी किम्बर्ली की माँ ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन नया पिता किम्बर्ली को पसंद नहीं था। वो अपने पहले पिता से प्यार करती थी और इसी गुस्से में उसने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद वो शहर शहर भटकती रही अमेरिका में। अब लेकिन ये था कि वो एक अपनी पहचान भी चाहती थी। अचानक उसने अखबार में एक दिन पढ़ा कि एक घर में आग लग गई है और 2 साल की बच्ची की जान चली गई है और उसकी फैमिली वाले इस हादसे के बाद दूसरे शहर में चले गए। उसने उस बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट चुराया और उसके बाद पहला नाम उसने उसी का लिया। फिर इसी तरीके से दूसरे शहर में कुछ दिन रही। फिर उसे पता चला ऐसे ही कि कुछ लोगों की बर्थ सर्टिफिकेट उसने दूसरा चुराया, फिर कुछ दिन और नाम से रहा। फिर उसने इसी तरीके से दूसरों के बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाई और उसके बाद लास्ट में टेक्सास आती है 2003-4 में। 4 में आने के बाद वो अपना नया नाम रखती है, एक नए बर्थ सर्टिफिकेट को चुराकर, लॉरी एरिका कैनेडी, और उसके बाद उसी नाम से वो शहर में बस जाती है। फिर ब्लैक से उसकी मुलाकात होती है और आखिर में ब्लैक से शादी हो जाती है और वो इसी नए नाम के साथ रहती है। लेकिन उसने जितने बर्थ सर्टिफिकेट चुराए और जितने भी उसने लोगों के नाम चुराए, वो सारे चीज़ें उसने अपने एक बॉक्स में जमा करके सहेज करके रखा था और उस बॉक्स में ताला लगा कर रखा था ताकि किसी को पता न चले कि आखिर उसकी सच्चाई है क्या। इसके बाद जब पूरी सच्चाई सामने आ गई कि किस तरीके से आइडेंटिटी चुराकर लॉरी अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, तब पुलिस के लिए भी एक अजीब सी चीज़ थी। इसलिए कि बहुत सारे लोग क्राइम करने के लिए अपनी पहचान छुपाते हैं, नई पहचान बनाते हैं, नया नाम लेते हैं। लेकिन यहाँ एक महिला है जो 18 साल की उम्र में घर से भागी और अगले 24 साल तक कई नामों के साथ कई शहरों में रही। हालांकि पुलिस ने आखिरी में उसकी असली घरवालों को पहचान भी लिया, लेकिन अभी भी इस केस में एक उलझन ये है कि इन 24 सालों में जब वो अपने घर से निकली थी पेंसिल्वेनिया से, वो किन किन नामों से और कहाँ कहाँ रही, ये सच्चाई आज भी एक राज है। और उस दौरान में किन किन नामों से रही, क्योंकि जितने बर्थ सर्टिफिकेट मिले वो बहुत ज़्यादा है। अब उनके ऊपर जांच भी चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर दूसरों की पहचान चुराकर अपनी पहचान बनाना खुद मौत के बाद उसके लिए ही एक पहेली बन गई थी। अब इस केस को सुलझा तो लिया गया है, लेकिन असली पहचान कितनी बार बदली, किन किन नामों से बदली, कहाँ कहाँ बदली, ये दावे के साथ अभी भी वहाँ की पुलिस नहीं बता पा रही है। तो ये थी कहानी लॉरी की, किम्बर्ली की, कैंडी की, और भी ना मालूम ऐसे कितने नाम हैं। तो अब सोचिए, जो पति उसके साथ इतने साल रहा, उसे भी मौत के बाद पता चल रहा है कि उसकी असलियत क्या है। इसीलिए शुरू में कहा था, नाम पहचान ये हम सब के साथ जुड़ा होता है। और हमारा आसपास में जो लोग रहते हैं, कभी हमें पता चले कि अरे मैं तो इसको कब से जानता हूँ, पर ये तो वो नहीं है, कुछ और निकला, तो फिर क्या बीतेगी। तो ये थी कहानी। अब अपने सिलसिले पर आते हैं। आज संतोष कदम जी का जन्मदिन है। संतोष कदम जी, इनका एलियस है लावा। तो हैप्पी बर्थडे संतोष। और बादल इनके दोस्त, उन्होंने भेजा है। मंजेश चौरसिया जी का भी जन्मदिन है आज, तो हैप्पी बर्थडे मंजेश जी। और मोतिहारी से हैं ये।
कर्मा टी सुलत्रिम, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कर्मा जी। और इनकी वाइफ हैं पेमा, उन्होंने भेजा। सीमा पटेल का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सीमा पटेल। और काजल पटेल जी ने भेजा, उनकी बहन है सीमा, विंडसर कनाडा में रहती हैं, जबकि काजल डलास टेक्सास में रहती हैं। देखिए टेक्सास की ही कहानी है, और शायद ये डलास की भी कहानी है। मुस्कान शर्मा का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मुस्कान जी, खुश रहिए। प्रिया नागपाल, इनका भी जन्मदिन है लेकिन कल है 16 को, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे। और इनके पति ने भेजा है चंदन नागपाल जी, उन्होंने कहा मैसेज के साथ ये भी कह दीजिए कि अब उम्र बढ़ रही है, अब तो बचपना छोड़ दो। मेरा मानना है कि उम्र और बचपने का कोई आपस में रिश्ता नहीं है, बल्कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बचपना ज़्यादा आता जाता है। तो चंदन जी ये बात शायद सही नहीं बैठती। और बचपना बड़ा मासूम होता है, तो मुझे लगता है कि जो बड़े उम्र में भी बचपना करते हैं, बच्चों जैसी हरकत करते हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए इन चीज़ों के लिए, क्योंकि बच्चा हमेशा मासूम होता है। दिव्या शर्मा जी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दिव्या जी। और जतिन शर्मा जी ने भेजा है, अमरावती से हैं, इनकी पत्नी है। इसके अलावा अनिमेश कुमार मुंगेर से, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अनिमेश। और विकास कुमार ने भेजा, इनके दोस्त हैं। शहजाद अंसारी, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे शहजाद साहब। और बालकरण सिंह, ये चंडीगढ़ से, इनका कल बर्थडे है, तो एडवांस में आपको बालकरण जी हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा पूजा नायक जी ने एक मेल भेजा है, 10 मार्च को इनका बर्थडे था, भूल गया था, लेकिन कोई बात नहीं, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। इनके पति एले और इनका एक बेटा है, वो भी अभी शायद साल भर का हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच आपके इस प्यार भरे मेल के लिए। आदर्श तिवारी, इन्होंने एक मेल लिखा है और अब्दुल कलाम साहब की कहानी सुनना चाहते हैं। कपिल शर्मा ने भी एक स्टोरी की फरमाइश की है, शान खान है। इसके अलावा दिबाकर भट्टाचार्य जी हैं, एक स्टोरी नॉर्थ ईस्ट की इन्होंने कही, मैं ज़रूर सुनाता हूँ जल्दी। मोहम्मद शहनवाज हैं, अरमान सिद्दीकी हैं, गोवा चर्च की कहानी सुनना चाहते हैं। इसके अलावा अभिषेक जी हैं, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एक क्लास की बात की है, मैं आपको ज़रूर मेल पे रिप्लाई करता हूँ अभिषेक जी। सैमसन देव वर्मा हैं त्रिपुरा से। और ये प्रदीप शर्मा और दया नायक सुपर कॉप, दोनों एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की कहानी सुनना चाहते हैं। प्रदीप शर्मा इस वक्त जेल में है, दया नायक पोस्टेड हैं अभी। नारायण पांडा जी हैं, और ये फिडेल कास्ट्रो की कहानी सुनना चाहते हैं। इसके अलावा अंबुज यादव हैं, और ये इलाहाबाद से हैं, और बाला साहब ठाकरे की कहानी सुनना चाहते हैं। गौहर अली अंसारी हैं, ये नवरुना केस की कहानी जानना चाहते हैं। विष्णु चौधरी हैं, इन्होंने भी एक स्टोरी की फरमाइश की। इसके अलावा आर्यन कवाड़े जी हैं पुणे से, अगर मैंने गलत नाम लिया माफ़ कीजिएगा आर्यन साहब। और इनके डैड, इनके पिताजी हैं, वो भी कहानी सुनते हैं। आप दोनों को बहुत थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। और गौरव विनोर हैं। तो आप लोगों ने जो भी कहानी की फरमाइश की है वो ज़रूर सुनाऊंगा। आज फिलहाल कहानी में इतना ही है, आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।